पे एक इंतशार की सी कैफियत पाई जाती है, ख़ास तौर पे जब हमने देखा कि इलेक्शन आते हैं मुल्क में। इन 3 वाक़यात में हमने देखा कि 200 से ज़ायद जानी नुकसान हुआ, शहादतें हुई, बहुत सारे लोग इसमें ज़ख्मी हुए। और सबसे बढ़कर ये यहाँ पे जो सवाल पैदा होता है कि क्या इनको सिर्फ दहशतगर्दी के वाक़यात के तनाजुर में देखा जाए या देयर इज़ मोर दैन व्हाट मीट्स द आई। कुछ वॉर में दाखिल हो चुका है और इलेक्शंस 2018 इसके लिए एक बहुत ही मौजू बैटल फील्ड है। यहाँ हमारे सामने मीडिया है, सियासी जमातें हैं, इदारे हैं, जो सब के सब पाकिस्तान की सालमियत के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सब एक पेज पर हैं? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। आज इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और साथ साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम हमेशा समझते ही रहेंगे कि हमने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी है, उससे हम आगे निकल आए हैं, लेकिन हम दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझ सकते, क्योंकि हर दफ़ा पैंतरा बदल के हमारे सामने एक नई तरह की जंग आ जाती है। इस नई जंग से हम कैसे जीत सकते हैं, इस महाज पे हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आज का डिस्कशन इसी हवाले से। और ख़ास तौर पे इलेक्शंस 2018 के बाद नई हुकूमत के सामने भी ये महाज किस तरह सामने आएगा और वो कितने तैयार हैं पाकिस्तान का केस आगे ले जाने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए, ना सिर्फ इंटरनली बट ऑल्सो ऑन द एक्सटर्नल, ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुशर्रफ जैदी साहब, कॉलमिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुशर्रफ हमारे साथ होने का। दिफाई तज्ज़िया निगार जनाब लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान बुखारी साहब आर एनालिस्ट ऑफ कोर्स इज ऑल्सो विद अस। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, प्रोग्राम वाले से एक रीसेंट आर्टिकल लिखा है। सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं मुशर्रफ आपसे करना चाहूँ, आपने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल में भी मेंशन किया कि पाकिस्तान हैज़ एंटर्ड 5th generation war and 2018 के इलेक्शन सीम टू बी दैट बैटल फील्ड फॉर अस। इससे आपकी क्या मुराद है और इस पे हम कितने तैयार हैं 5th generation war के लिए? देखिए, कोई भी माशरा या रियासत जो है वो 5th generation warfare के लिए जितनी भी तैयारी कर ले वो तैयारी कम है। क्योंकि 5th generation warfare का मतलब ही ये है कि हर तरह से इंतशार और डिस्ट्रक्शन जो है वो सोसाइटी में फैलाया जाए और जहाँ तक हो सके फौज के जो 5th generation warfare को समझने के लिए मेरा ख्याल है 4th generation warfare को डिफाइन करना भी ज़रूरी है। 9/11 जो सितंबर 11 के जो अटैक्स थे अमेरिका में, वो एक तरह से 4th generation warfare का एक सबसे बड़ा अटैक था। उसमें एक बहुत बड़ी क़ुव्वत के सामने एक बहुत छोटा गिरोह जो बहुत तेज़ी से हिलजुल कर सकता था और अटैक्स कर सकता था, उसने हमला किया और पूरे का पूरा जो रुख था उस बड़ी क़ुव्वत का वो अपनी तरफ उसने उसकी सारी जो बंदूकें थीं उनका रुख करवा लिया। 4th generation warfare में जो एसिमेट्री है एक स्टैंडिंग आर्मी के दरमियान और एक छोटे गिरोह के दरमियान जो बहुत निम्बल होता है, वो बहुत नुमाया थी और 4th generation war को जीतना बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान की ये ख़ास बात है कि पाकिस्तान उन वाहिद चंद मुल्कों में से दुनिया में जिसने 4थी जनरेशन की वॉरफेयर जो है वो लड़के और उसको जीता हुआ है जी। 5th generation warfare जो अब मुसल्लत किया जा रहा है एक तरह से पाकिस्तान पे, उसकी खासियत यह है कि आपको पता नहीं चलता कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। आपके दुश्मन ही जो है वो कर सके कि आपके दोस्त आपके ऊपर हमला करें। आपको कई दफ़े ये लगेगा कि आपके अपने शहरी जो हैं वो दुश्मनों के जो मकासद हैं उनको पूरे करने में लगे हुए हैं। अगर मेरा जो आर्टिकल लिखने का मकसद था, सॉरी सिद्रा मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ लेकिन ये आखिरी बहुत अहम वो है, मेरा आर्टिकल लिखने का मकसद ये था कि अगर हम 5th generation warfare के जाविये से या दूरबीन से सब चीज़ों को देखेंगे तो फिर हर कोई हर वक्त जो है वो दुश्मन के रूप में हमें नज़र आ सकता है। तो अगर हमें 5th generation warfare लड़नी है तो हमें बहुत केयरफुली बहुत एक तो डट के मुकाबला करना है क्योंकि हो तो रहा है, लेकिन अपनी जो हमारी इक़दार हैं, अपने जो हमारे लोग हैं और अपने अंदर जो हमआहंगी है उसको हम जो है अगर हम ख़राब करेंगे तो फिर हम कभी भी 5th generation war को जीत नहीं पाएंगे। यू वेरी राइट कि वी कांट टर्न इनवर्ड। जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूँ, सिक्योरिटी फोर्सेस ये जंग नहीं जीत पाएंगे। जिस तरह के मुशर्रफ ने भी इशारा दिया, जब वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन की बात करते हैं, जब सवात की बात करते हैं, ऑपरेशन ज़रब अज़्ब का हवाला दिया जाता है, ये बहुत मुश्किल ऑपरेशंस थे। ये जंग हमने जीती, लेकिन क्या वजह है कि मस्तूंग में अटैक होता है, पेशावर में, बन्नू में, और एक दफ़ा फिर क़यास आराइयाँ
शुरू हो जाती हैं कि शायद हमारे ये सिर्फ क्लेम्स थे और ये जंग हम जीत नहीं पाएंगे या जीत नहीं पा रहे? देखिए, जो हमारी लीडरशिप ने अपनी आवाम को एजुकेट करना था एक मसले पर, वो नहीं कर सकी कि इस जंग के कई मराहल हैं। अभी मुशर्रफ भी बात कर रहे थे जी। कई मराहल हैं। हमने जो बड़ा कड़ा मरहला था उससे हम गुजराए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से गुजराए हैं। लेकिन अभी दहशत गर्दी को शिकस्त नहीं हम दे सके, ना अंदरूनी तौर पर, ना ही इनके जो लिंकेजेस हैं अराउंड द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री हम उनको पूरी तरीके से सवर कर सकें या तोड़ सकें हम। और इस खित्ते में जो बदलती हुई सूरत हाल है उसका असर पाकिस्तान पर डेफिनेटली पड़ता है। आज की खबर यह भी है कि तालिबान और दाइश का एक बड़ा मार्का हुआ है जिसमें 15 या 16 तालिबान अफगानिस्तान के अंदर मारे गए हैं कहीं। तो ये एक नया फिनोमेना जो पाकिस्तान के सर पे खड़ा कर दिया गया है और जिसके लिए पाकिस्तान शायद ज़हनी तौर पे तैयार नहीं था। और पिछली हुकूमत ने मुझे दाखिला किया कि दाइश का पाकिस्तान में वजूद नहीं है, बल्कि उनसे पिछली हुकूमत के वज़ीर दाखिला थे वो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि दाइश पाकिस्तान में मौजूद है। एक तो ये जो हमारी मेंटल कन्फ्यूजन था उसका एक नतीजा है, और दूसरा जो मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि दहशत गर्दी को शिकस्त देना एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस है जो इसमें हम इस वक्त भी जारी हैं। बिल्कुल। मुल्क के तूल अर्ज़ में जनरल साहब इस पे हम गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, इस पे हम गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान ऐसा लगता था कि एक बहुत ही अहम पड़ाव है और एक दफ़ा यानी हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी लगती है। सिविल लीडरशिप और हमारी मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे है, लेकिन क्या ये तनाव अभी भी है और क्या ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आने पे या एनालिसिस की तरफ देखा जाए तो लोगों का कहना है कि शायद PMLN ऑपोजिशन में होगी। हाउ वुड दैट ट्रांसलेट फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन? इस पे बात करें, बल्कि आने वाली हुकूमत को भी इसी चैलेंज का सामना होगा। सबसे बढ़कर ये कि 5th जनरेशन वॉर के बारे में कहा जाता है इट इज़ अबाउट कंप्लीट एंड अटर केओस, यानी आपको समझ ना आए कि कौन आपके खिलाफ है, चीज़ें तितर बितर नज़र आए, इंतशार आपको नज़र आए। और अगर पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल पे हम नज़र डालते हैं तो हमें बिल्कुल ही ऐसा लगता है, बिकॉज हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, पाक अफवाज को निशाना बनाया जाता है, नॉट जस्ट इंटरनली बट ऑल्सो एक्सटर्नली। डॉलर और रुपए की कदर के हवाले से यहीं से लेके चलो हम इकोनॉमिक वॉरफेयर की भी बात सुनते थे। इस वक्त जो सूरत हाल है इकोनॉमिकली, वेयर आर थिंग्स लीडिंग टूवर्ड्स, यानी क्या आप इसको 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा समझते हैं? देखिए, 5th जनरेशन वॉर और 2018 के इलेक्शन के तनाज़ुर में जो बात हो रही है, हमें 5 गलतियाँ की गई, ख़ास तौर पे जो अंधाधुंध कर्ज लिया गया, मखरूज किया गया पाकिस्तान को, उसके नताज हम आज भुगत रहे हैं और IMF के दरवाजे पे दस्तक देने को तैयार हैं। लेकिन उसके अलावा माजी की जो पाकिस्तान की तारीख़ है उसमें अगर आप नज़र डालें तो आपको ये लगेगा, ये नज़र आएगा और ये मालूम होगा कि हमने जिस तरह अहम इदारों जैसे, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता क्या क्या इदारा है, उसके नताज हम आज भुगत रहे हैं। देखें, दुनिया में जितने भी ममालिक, ऐसे ममालिक पे आप नज़र डालें जो कि मुस्तहकम और मजबूत हैं और अपने मसाइल को हल करने की सकत रखते हैं, उनमें आपको एक कदर मुश्तरक ज़रूर नज़र आएगी, और वो ये है कि ऐसे ममालिक में इदारे अब भी एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और अपनी जगह पे मजबूती से खड़े हुए हैं। मुल्की चैलेंजेस को वक्त पे डिफ़ाइन किया जाता है, देखा जाता है और फिर उनके तदारक के लिए इक़दाम होते हैं। हमारे यहाँ तो एक तरह से हम वैक्यूम में घिरे हुए हैं और जब पानी सर से ऊपर। एक पॉइंट इस पे आपकी थोड़ी सी नज़रसानी करना चाहूँ कि हमारा दुश्मन तो साझा था, हमें समझ आ रहा था कि सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए पीस है, हमें दहशत गर्दी को ख़त्म करना है। तो एक वक्त ऐसा ज़रूर आया था, APS अटैक के बाद हमने कहा कि इन मासूम बच्चों ने जो कुर्बानी दी है, उसके बाद हमें नज़र आया कि सिविल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे है और एक साथ मिलकर काम कर रही है। आज क्या वजह है कि इलेक्शंस में जाते हुए PMLN के बयानिए में कहीं इस बात को उजागर मुश्किलाइजेशन हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ PMLN का दौर भी बदकिस्मती से नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात रही है। 2014 का जो ये वाक़या आप बयान कर रही हैं, उसके बाद रावलपिंडी में GHQ में एक गैदरिंग हुई थी जिसमें कई लोग आए थे। ये मिलिटेंसी से रिलेटेड डिस्कशन थी जिसमें शुएब सदल साहब जो कि साबिक IG पुलिस हैं, उन्होंने वहाँ पे ये बयान किया था कि नेशनल एक्शन प्लान में 20 अहदाफ मुकर्रर किए गए थे, जिसमें उनके मुताबिक उस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ 3 अहदाफ ऐसे थे जिन पे कुछ काम हुआ था, बाकी 17 चीज़ें
शुएब सद्दल के मुताबिक, जो कि GHQ में तकरीर थी उनकी, वो नज़रअंदाज की गई थी। आज ये 2018 में मेरे ख्याल में कैफियत उससे ज़्यादा कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी। देखिए अलमिया ये भी है कि हमें पता है कि मसला क्या है और हमें ये भी पता है कि उसका हल क्या है, लेकिन बीच में कोई चीज़ ऐसी है जो कि नहीं होती, और ये पैटर्न कई जगह पे रिपीट हो रहा है, चाहे ये टैक्स का मामला हो, चाहे मुल्की मईशत का मामला हो। टैक्स के मामले पे तो लोग 12-15 साल से 20 साल से लिख रहे हैं कि टैक्स निज़ाम की हालत बहुत बुरी है, हमारी मईशत को मुस्तकबिल में नुकसान होगा इसके नतीजे में। आज मजीद तबाही के दहाने पे हम खड़े हैं, आज भी वही बात हो रही है, और इस तरह ये कहानी कई और चीजों में चलती है। I want to go back to this point that you raised. In fact, अगर हम साथ मिलकर एक पेज पे नहीं हैं और साथ मिलकर काम नहीं कर रहे, लेकिन पाक अफवाज पे उंगली उठाना, उनको मलाइन करना, ये मेरे ख्याल में एक नया, एक फैशनेबल चीज़ समझी जाने लगी है। इसका फ़ायदा किसको हो सकता है? क्या आप इसमें कोई बैरूनी कुव्वत का हाथ देखते हैं, या इंटरनली भी आपको एलिमेंट्स ऐसे नज़र आते हैं कि हमें लगता है कि पाक अफवाज पे उंगली उठाकर, उनको बुरा भला कहकर हम वी कैन सेल आवर केस बेटर? देखिए, एक तो इंटरनेशनल एक है ना नैरेटिव है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उसमें यू डोंट हैव टू गो वेरी फार। ये जो लास्ट टाइम ख्वाजा आसिफ गए थे, रेक्स टिलरसन से मिल के जब बाहर आए हैं, तो जो उनका बयान है वो आप नोट कर लें तो आपको पता चल जाता है कि आप बात कर रहे हैं। उससे पहले जब उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ ने भी उनके सेनेट में बात की थी तो उन्होंने कहा जी बाकी सब तो ठीक है, ठीक काम नहीं कर रही। तो ये तो इंटरनेशनल तो था ही। अब बदकिस्मती ये हुई है कि बीच में जब मियां नवाज शरीफ साहब पे ये कठिन वक्त आया है तो वो भी एक लेके चल पड़े हैं। अब दिस नॉट डव टेल्स इनटू दैट इंटरनेशनल एजेंडा, और उसको अगर आप सारे को इस बैकग्राउंड में आप देखिए तो लग यूँ रहा है कि अभी जिस तरीके से हम बात कर रहे थे 5th जनरेशन वॉरफेयर में आपको जो इंटरनली इम्प्लोड कराने की कोशिशें की जा रही हैं, उसमें जानबूझकर, मैं ये तो नहीं कहना चाहता क्योंकि 3 दफ़ा के मेरे वज़ीर-ए-आज़म हैं, मैं ये समझता हूँ कि अनजाने में सिर्फ वो एक बड़े नैरोली डिफाइंड इंटरेस्ट के लिए उन्होंने ऐसे जो बयानियाँ लेके चले हैं जिससे अभी हमें नुकसान हो रहा है, कौमी तौर सतह पर भी और इंटरनेशनली भी। वो हम खिलाफ राय, लेकिन हमें ये भी देखना है कि पाकिस्तान हमारी अव्वलीन तरजीह है, दैट इज़ आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। उसको अगर नुकसान पहुंचे, नो मैटर हु लूजेस ऑन 25 जुलाई, पाकिस्तान हैज़ टू विन। इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। के अदम एतमाद पाया जाता है और किस तरह इसको पुर किया जाएगा। बहरहाल 2 डेमोक्रेटिक सेटअप्स ने अपना टर्म कंप्लीट किया है, तो हमें यकीन था कि इसके बाद इन इदारों में भी इस्तेहकाम आएगा, इस गवर्नेंस स्टैंडिंग में भी इस्तेहकाम आएगा, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसी तरह स्ट्रीमलाइन होंगे। लेकिन कभी कभार अगर वो बयानात देते हैं तो चले वो सियासी बयान भी माना जा सकता है। इट इज़ अ टग ऑफ वॉर। जब आपके सामने दुश्मन साझा है, जब प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इस तरह के हैं, तो साथ मिलकर चलना है। लेकिन अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मीडिया के हवाले से भी। व्हेन अगेन ये फिनोमेना to malign your own army is the question that I would like to ask। अब हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है इम्तियाज़ गुल साहब ने भी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने का। आपने एक हाल ही में आर्टिकल लिखा इम्तियाज़ साहब जिसका टाइटल था मीडिया अंडर अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट, यानी ये कदगन लगाई जा रही है मीडिया पे, तो किया जाता है। कौन है जो मीडिया की आवाज़ रोकना चाहता है? ये तो देखें, जो इस बात किस्म की बातें करते हैं उन्हें खुल के बताना चाहिए कि उनके खिलाफ किसने कदगन लगाई है। उनका लामहला इशारा, वो कहते ना, कहते भी नहीं हैं, साफ छुपते भी नहीं हैं, सामने भी नहीं आते, तो वो इशारा बहरहाल उनका फौज की तरफ होता है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ होता है। लेकिन इस किस्म की बात करके वो बगैर सबूत के और बड़े अनकन्विंसिंग अंदाज में अपना उन्होंने एक बयानिया बनाया है, चाहे वो कुछ अखबार, कुछ मीडिया ग्रोह हैं या फिर कुछ सियासतदान हैं। और उसका मुजाहरा आपने देखा होगा, जो हार्ट टॉक एक शो होता है BBC पे, उसमें स्टीवन सैकर ने बिल्कुल यही सवाल पूछा कि आप किस बुनियाद पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसके तमाम मामलात के पीछे फौज है। फौज बिलाशुबा एक अहम इदारा है और उसके मुल्की मामलात से लाताल्लुक नहीं रह सकती। लेकिन उन्होंने उनसे बार बार ये पूछा कि आपको इस बात का भी एहसास होगा कि किस तरह
आपकी मुल्क के अंदर एक सिक्योरिटी के मामला हैं, फौज वो जंग लड़ रही है और जिस अंदाज में ये एक या दो मीडिया ग्रुप हैं, उन्होंने जो तर्ज गुफ्तगू इख्तियार किया हुआ है, तो ये उसके बीबीसी के एंकर का सवाल था कि उस तर्ज गुफ्तगू से तो आप मामलात को मजीद ख़राब कर रहे हैं और इस तरह फौज की जो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं उससे आप उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस बुनियादी तौर पे इस बात से इत्तेफाक करता हूँ जिस अंदाज में हमने 15-16 बरस में देखा कि पाकिस्तान में क्या हुआ, मुख्तलिफ लबादों में कभी डू मोर और कभी से मोर और कभी मुख्तलिफ मंत्रों के जरिए काफ़ी गैर जरूरी तौर पर प्रेशर डालेगा और बदकिस्मती से फिर हमारे जो कुछ सियासी ग्रुप हैं या सियासी जमातें हैं जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है, उसमें मुझे कोई तामुल नहीं है उसमें कहने में, और इस तरह दो बड़े मीडिया ग्रुप भी शामिल है, उन दोनों ने इम्तियाज साहब जो आपने यहाँ पे बात की है, जिस तरह कहा गया कि जी कदगन लगाई जा रही है, या आपके आर्टिकल में आपने इशारा दिया कि अनप्रेसिडेंटेड, यानी इससे पहले इसका कोई इस तरह का सानी नहीं मिलता। मुशर्रफ, आपके पास ये बात लाना चाहूँगी कि इज़ दैट, डू यू थिंक, एक एग्जैजरेशन है? क्योंकि जब भी मैं इस हवाले से एनालिस्ट से या लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ, वो मैं माजी में ले जाते हैं जी, 1980 की दिहाई में ले जाते हैं और बताते हैं कि जी उस वक्त का जो मार्शल लॉ था, उस वक्त की जो सिनेरियोज थी, उस वक्त की जो प्रैक्टिसेस थी। आज आप वाकई समझते हैं कि सोशल मीडिया के दौर में जब हम ऑलरेडी बात करते हैं सच को बयान करना बड़ा जरूरी है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ तरह से प्रेशर जो है लगाए जाते हैं और वो प्रेशर्स हमारे दीगर इदारों से होते हैं। दीगर लिखने वालों के ऊपर, उनके जहन पर यह सवार होता है कि वो तनकीद जब कर रहे हों चीफ जस्टिस की या किसी फैसले की, तो उसमें वो इतना आगे ना जाएं कि उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना पड़ जाए। दीगर लिखने वालों को ये प्रेशर भी होता है, कम अज़ कम रहा जब पिछली हुकूमत थी, कि कोई ऐसी बात ना कर दें कि उनके जो न्यूज़ ग्रुप है या उनका चैनल है उस पर हुकूमत जो है वो ऐड डालना जो है कम कर दे। और इसी तरह कुछ ग्रुप्स या कुछ लिखने वालों पर यह प्रेशर भी होता है उनके जहन पे कि अगर वो कोई ज़्यादा सख्त बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से या हमारे इदारों के हवाले से, तो उन पर और तरह से कई तरीक़ों से दबाव डाला जा सकता है। लोग पुराने ज़माने का हवाला इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पर इस तरह की नौयत की चीज़ें होती रही हैं और ये एक खौफ व हिरास का जो एनवायरनमेंट है शायद थोड़ा उसको प्ले अप भी किया जाता है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि ये बिल्कुल इलेजिटिमेट है तो मैं समझता हूँ कि वो भी गलत है। आपने कहा अभी पहले थोड़ी देर पहले कि ये फैशन बन गया है माकूल पाकिस्तानी अपने भाइयों और बहनों को जो हमारे यूनिफॉर्म में सर्व करते हैं और जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इस सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई उन पर उंगली उठाए या उनके बारे में गलत बात करे। ये भी बड़ा जरूरी है कि हम जो सवालात हैं और जो जवाब हैं। लेकिन अगर मैं आपकी इसी बात को, इसकी कड़ी जोड़ना चाहूँ, जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी कि चले जिन दबाव का, जिन प्रेशर्स का मुशर्रफ ने यहाँ पे जिक्र किया, हम इंटरनल एनवायरनमेंट में तो उनको देख सकते हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी हार्ट टॉक के एक एपिसोड के हवाले से जिसमें क्वेश्चनिंग की गई, तो वो जो जर्नलिस्ट थे ऐसा लगता था, यानी जिस तरह उन्होंने अपने क्वेश्चंस को टारगेट किया एंड दे वर पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस, उसमें तो लगा कि ही वाज वेरी प्रो पाकिस्तान आर्मी। ये आपको क्यों लगता है कि इसकी क्या वजह थी? देखिए, मैं तो उस जर्नलिस्ट को नहीं जानता, मैं क्वेश्चंस थे वही मैंने उनके देखे और जो आबाद थे वही मैंने उनके देखे हैं जी। और क्वेश्चंस पॉइंटेड थे बिकॉज जिससे मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया, पहले आपके सवाल में अर्ज़ किया था कि एक इंटरनेशनल नैरेटिव है जो चीज़ मैं यहाँ पे अर्ज़ करना चाहूँगा कि 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक बड़ा अहम अंसर जो हमें समझना चाहिए, या कम से कम मेरी हद तक तो ये बात है कि अभी लाइन ब्लर्ड हो गई है, किसी एक इदारे का या किसी एक ऑर्गन का वो क्लियर कट डिफाइंड अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही, अभी ओवरलैपिंग है, वो हमें समझना पड़ेगा। बहरहाल इस जर्नलिस्ट को मैं नहीं जानता, लेकिन जो सवालात थे वो पॉइंटेड इसलिए थे कि वो एक ख़ास नुक्ता नज़र की वजाहत चाह रहे थे वो जी। और उनसे चाह रहे थे जिनके बारे में अब शायद शकूक व शुबात नहीं रहे कि वो उस नुक्ता नज़र को बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा उसको परवान चढ़ाने की कोशिश भी कर रहे थे। डॉन ग्रुप से मेरा मतलब है, डॉन साहब ने बयान दिया बम्बई के बारे में, वो नहीं को दिया और डॉनिक्स में ये स्टोरी चलती रही
हालांकि डॉन लिस्ट के बारे में कम से कम मेरा अपना व्यू यही था और मैं काफ़ी देर तक उसको पढ़ता भी रहा हूँ कि बैलेंस्ड सोच है उनकी। लेकिन उस जो जर्नलिस्ट ने बात की और जो जवाबात है उससे पता ये लगा कि जर्नलिस्ट ये बात क्लियर करना चाहता है अपने जहन में, ये जो बात कर रहा है डॉन जैसा सीरियस पेपर या एक ख़ास पार्टी जो बात कर रही है या कुछ एक ग्रोह जो बात कर रहे हैं, उसमें किस हद तक सदाकत है। अगर तो कोई सबूत पेश कर देते तो शायद तो पाकिस्तान आज एक दूसरी सूरत हाल का शिकार होता, पूरी दुनिया पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ती, लेकिन कोई सबूत नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है, ये शिकायत होती रहती हैं, बात होती है, सारा कुछ। और उसी जगह जब उन्होंने नवाब वक्त का हवाला दिया हमीद साहब ने, तो मैं आज ये नवाब वक्त का जो एक एडिटोरियल उसमें रमीज़ा ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि मुझे तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। ये हमें समझना पड़ेगा कि इस मॉडर्न वॉरफेयर पहुँचे तो पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए, ये नहीं कि भाई आप उसका गला दबा दें, उनको बात करने की इजाज़त ना दें। बिल्कुल जनरल साहब, आपकी बात को मैं आगे लेके चलूँगी, लेकिन आई फील कि इट इज़ ऑल्सो अ वेकअप कॉल हमारे लिए भी, हमारे तमाम लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे जो नई हुकूमत में आएंगे और इस मुल्क की सरबराही करेंगे, इस मुल्क को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। हम अक्सर ये बात कहते थे कि पिछले 5 साल का एक फॉर्मल फॉरेन मिनिस्टर ना होना हमारा एक बहुत बड़ी वीकनेस रहा है, और अब दुनिया का बयानिया, दुनिया जिस तरह पाकिस्तान को देखती है, हमारे बारे में जो इंटरनेशनल नैरेटिव है वो बहुत आगे चला गया है, एंड वी नीड टू कैच अप एंड वी नीड टू बी बेटर प्रिपेयर्ड जब भी हम इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरव्यू दें। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए, उसके अलावा हमें अपने हालात को, वो हालात जिनके नतीजे में दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर कंसर्न्स बढ़ी हैं, उन्हें भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। फिर मुल्की इदारों का बड़ा अहम किरदार है। मुझे याद आया चंद साल वाक़या, आपको भी याद होगा, जब अब्दुल सत्तार ईदी साहब के इंतकाल से कुछ 2 महीने पहले वजारत ख़ारजा ने उनकी इंतकाल की खबर नशर कर दी थी और उस वक्त मुश्किल हो गया था। बाद में पता चला कि एक व्हाट्सएप मैसेज जनरेट हुआ, कोई साहब पाकिस्तान के जर्मनी में थे, वहाँ से वो मैसेज आया, यहाँ फैल गया। वजारत ख़जाना ने उस पर रिएक्शन अपना दे दिया, और वजारत ख़जाना में अलमिया तो ये कि जिन साहब ने वो किया उनके ऊपर कोई एक पैसे का भी एक्शन नहीं हुआ, गैर जिम्मेदारी की बदतरीन मिसाल थी। ऐसी मिसालें आपको और सिचुएशंस हो जाएं, लेकिन बिकॉज मेरे पास वक्त बहुत कम है, जनरल साहब आपसे भी कमेंट लेना चाहूँगी। जो कुछ हो रहा है वो फॉर्चुनेट है, केओटिक सिचुएशन है हमारे सामने, लेकिन आपका कॉमेंट भी जानना चाहूँगी। क्या आप समझते हैं कि सिविल लीडरशिप को, मिलिट्री लीडरशिप को और तमाम इदारों को एक पेज पे आके पाकिस्तान के लिए किस तरह काम करना चाहिए? I have been often saying this, और मैं आपके चैनल से भी बात करना चाहूँगा कि आप एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान की बात करें, आप जमहूरियत उसका एक हिस्सा हो, चार्टर डेमोक्रेसी उसका हिस्सा हो, एंड आई एम श्योर कि हमारे लोगों में इतनी समझ बूझ ज़रूर है कि हम एक बेर मिनिमम एजेंडे पे मुत्तफिक होकर पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपकी आई थिंक वक्त मेरे पास कम है। आई वुड हैव वांटेड टू टॉक मोर अबाउट द चार्टर ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह ताला दोबारा बात करेंगे। मुशर्रफ इम्तियाज इस्तेमाल करने का दिन, लेकिन जीते सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को इख्तिताम पहुंचाते हैं। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।